गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज। और साइटोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ फिर हम लोग आज एंट्री ले रहे हैं। और ये चैप्टर है और मेन टॉपिक है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद कीजिए। हम लोगों ने इसके लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना। और फिर ट्रांसपोर्ट करके एक मैंने चैनल और टॉपिक डाला है, वो देखेंगे एक अलग टॉपिक में, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन करके, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को बहुत मतलब डिटेल में काफी कुछ बताया गया। आप देखेंगे वो वीडियो, काफी पसंद आएगा आपको, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल पढ़ चुके थे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके थे। अब हम लोग सेल ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली सेल यूकैरियोटिक सेल इज टू इन्वेलप सिस्टम और टू कंपार्टमेंट सिस्टम बता चुके थे। इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से दो कंपार्टमेंट बन जाता है। बाहर का पार्ट है साइटोप्लाज्म एंड द इंटरनल एरिया इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जानते हैं ना, हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती बिना प्रोटोप्लाज्म के। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब है जैसे सेल का शरीर क्या है, सेल की बेसिक चीजें क्या है, तो वो प्रोटोप्लाज्म है। मतलब बिना प्रोटोप्लाज्म के सेल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। सो प्रोटोप्लाज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग और सेल। समझा आपने? तो जैसे सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल के एग्जिस्टेंस के लिए प्रोटोप्लाज्म का होना मस्ट है। और यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, साइटोप्लाज्म द आउटर पार्ट एंड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस। समझ गए? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली हम लोग बात करें यूकैरियोट में तो ढेर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, जो कि एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे और देयर मेम्ब्रेन मस्ट फॉलो द बेसिक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। जो भी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिक और यूनिट कंसेप्ट को फॉलो करेगा, तब ये मानेंगे कि ट्रू मेम्ब्रेन है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सुना होगा आपने ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये लाइसोसोम, वैक्यूल, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो एंटर ले रहे हैं, इसमें नाम आप सामने देख सकते हैं, लिखा क्या? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब व्हाट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? इट इज द सिस्टम ऑफ 4 ऑर्गेनल। इसमें क्या होते हैं? 4 ऑर्गेनल मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स के आने जाने ले जाने में मदद करते हैं। मतलब अगर हम लोग डिफाइन करें व्हाट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज द सिस्टम ऑफ 4 ऑर्गेनल्स व्हिच वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू कंट्रोल और रेगुलेट मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। समझा? मॉलिक्यूल्स के आने जाने और ट्रैफिक कंट्रोल में 4 ऑर्गेनल मिलकर काम करते हैं और वो सिस्टम कहलाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। दैट्स इट। सुना, समझा आपने? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? 4 ऑर्गेनल मिलकर सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने के लिए जब मॉलिक्यूल्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं तो ये चारों सेल ऑर्गेनल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व 4 ऑर्गेनल। दे आर ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। क्या बोला? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये 4 कंपोनेंट है। मतलब ये 4 को छोड़ के कोई भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, लेट्स कम टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब इंटरनल, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्मिक, रेटिकुलम मतलब जाल। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड सेल और साइटोप्लाज्म। समझा आपने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिटरल मतलब क्या है? इट इज द मेम्ब्रेनस नेटवर्क फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टर्म गिवन बाय पोर्टर। किसने दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? टर्म को पोर्टर ने दिया था और डिस्कवर्ड बाय थॉमसन एंड पोर्टर। थॉमसन पोर्टर ने डिस्कवर किया है, लेकिन टर्म ईआर वॉज गिवन बाई पोर्टर। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी की बात है। और ईआर मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे विद सम एक्सेप्शन। जैसे आप जाइलम वेसल डेड हो जाता है या जो भी मेच्योर टिश्यूज होते हैं तो उसमें ईआर खत्म हो सकता है, अदरवाइज हर यूकैरियोटिक सेल में ईआर प्रेजेंट होगा। समझ रहे हैं? और प्रोकैरियोट में तो हमेशा ही एब्सेंट होगा। क्लियर है?
ठीक, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ, ठीक है। तो कई बार ये समझना है, एक और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और दूसरी ओर ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, मतलब ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट वन एंड एंड अटैच टू सेल मेम्ब्रेन एट अनदर एंड, मतलब एक छोर कहां है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, दूसरा छोर कहां है सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। नॉट ऑलवेज बट हो सकता है, समझा आपने, मतलब इट बिहेव्स लाइक ब्रिज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं। मतलब ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर भी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में मदद करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर भी ट्रांसफर में मदद करेगा। तो देखेंगे इन सब बातों को, आप समझ पा रहे हैं ER के बारे में। तो आगे बढ़ें तो ER का ओरिजिन के बारे में। तो प्रीवियस जो एक कंसेप्ट है, कुछ बुक लिखते हैं कि नियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर विल बी कंसेंट्रिक रिंग दैट फ्यूज टू फॉर्म ER। उन कंसेंट्रिक रिंग्स को नेबन-कर्न बोला गया था। क्या बोला गया था? नेबन-कर्न। बट अभी हम लोग सिंपली बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ ER अगर बोलेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ ER। ER कहाँ से निकलता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है। आ रहा समझ में? या ठीक है, समझे। तो ये बातें हो गई ER के बारे में, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने देखा थॉमसन पोर्टर के बारे में, ठीक है। ये इंटरनल साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क है, बताया आपको। ये मेन एंडोस्केलेटन है, सेल को मजबूती देगा। सोचिए ना कि ब्रिज की तरह काम कर रहा है तो मजबूती देगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे एक फिगर सामने भी है, देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, और बाहर का ये साइटोप्लाज्म है। और यही देखिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड टू फॉर्म अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ER। ये सामने जो फिगर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ER है। और ER में इतना सबको पता होगा, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ER का ओरिजिनेशन हुआ है। इट मे अटैच टू सेल मेम्ब्रेन एट अनदर एंड, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और इट मे अटैच टू गोल्जी बॉडी ऑल्सो, समझना है। एक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूसरी ओर ये गोल्जी से भी अटैच्ड हो सकता है, बट इस फिगर में नहीं दिखा रहे हैं। इस साइड से वो सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड हो सकता है, बट नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सिंपली सिर्फ ER को दिखाया जा रहा है। तो देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, बट ड्यू टू, समझना है, ड्यू टू ER कंपार्टमेंट और सेलर कंपार्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बोल सकते हैं, टू कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, टू प्लेसेस बोल सकते हैं। वो क्या है कि ER के अंदर का एरिया कहलाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहलाता है? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। द एरिया प्रेजेंट इनसाइड ER और मेनली इनसाइड सिस्टर्नी और एंटायर ER इज कॉल्ड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। सुना आपने कि ER के अंदर का एरिया ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है, और द एरिया आउटसाइड ER आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहलाएगा? द एरिया प्रेजेंट आउटसाइड ER इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ER के अंदर का ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, बाहर का एरिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। मतलब ER डिवाइड्स इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट इनटू टू पार्ट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो ER के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली अल्ट्रास्ट्रक्चर रिवील्स मेन 3 स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकेंड इज ट्यूब्यूल एंड थर्ड वन इज वेसाइकल। ये 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, ठीक है। ये बातें हो गई है। अल्ट्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं मेनली, एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स और थर्ड वन इज वेसाइकल। सिस्टर्नी क्या होते हैं? ये पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, पैरेलल हैं, हॉलो हैं, ट्यूबुलर हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हैं, दिख रहे हैं, ब्रांच्ड हैं, अटैच्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए, एक सिस्टर्नी, 2 सिस्टर्नी, 3 सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज्ड हैं। इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है सिस्टर्नी। मतलब सिस्टर्नी आर लॉन्ग ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर। क्लियर? समझा आपने। और नंबर ऑफ सिस्टर्नी इज मोर इन RER देन SER। अगर हम लोग बात करें इन 3 कंपोनेंट के बारे में तो यहां पर सिस्टर्नी का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, ट्यूब्यूल्स कम दिखेंगे, ठीक है, वेसाइकल्स कम दिखेंगे, समझ रहे हैं। तो RER में समझना है आपको, सिस्टर्नी का नंबर मोर होता है, ठीक है। तो सिस्टर्नी बेसिकली समझना है कि RER में सिस्टर्नी है, और इसी सिस्टर्नी से ही, सिर्फ सिस्टर्नी ही वो कंपोनेंट है जिस पे अटैच्ड राइबोसोम हो सकते हैं इन केस ऑफ RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में राइबोसोम
कहाँ अटैच्ड होंगे? सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्नी पे, समझ रहे हैं? मतलब बाकी दोनों कंपोनेंट पे, वेसाइकल पे, ट्यूब्यूल्स पे कभी भी राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। राइबोसोम जब भी पाए जाएंगे तो कहाँ पाए जाएंगे? सिस्टर्नी पे पाए जाएंगे, समझ रहे हैं? ठीक है। और किसके केस में पाए जाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टर्नी के बारे में बात किया। दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से निकलने वाले ब्रांच एंड ब्रांच स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर मोर इन एसईआर। देखिए इस फिगर में हमने दिखाया है, ये इतना स्ट्रक्चर एसईआर को दिखा रहा है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं दिखाया, रेड नहीं है। और ये ऊपर वाला पार्ट आरईआर को दिखा रहा है जिसपे अटैच्ड राइबोसोम दिख रहा है ना। तो जब देखा गया कि एसईआर में सिस्टर्नी कम दिखता है, विजिबिलिटी देख रहे हैं, ये भी सिस्टर्नी था, लेकिन इससे इतने ज्यादा ब्रांचिंग है कि ट्यूब्यूल्स ज्यादा दिख रहा है एसईआर में और आरईआर में सिस्टर्नी ज्यादा दिख रहा है दोनों, बट नंबर ऑफ सिस्टर्नी इज मोर इन आरईआर। ठीक है, और उसी तरह नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर मोर देन सिस्टर्नी इन केस ऑफ एसईआर। तो ये दो बातें होंगी। थर्ड वन इज वेसाइकल। वेसाइकल बेसिकली ये स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है। ये वेसाइकल ही सब्सटेंसेस को लेकर जाएगा सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी। आ रहा है समझ में? ये गोल्जी को भी जाएगा। तो वेसाइकल बेसिकली स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है विच टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। समझा आपने? ट्रांसपोर्ट में मदद करता है क्या? वेसाइकल जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये हम लोगों ने देखा, देयर आर थ्री मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ईआर, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। आगे देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ ईआर। दो मेन टाइप के ईआर हैं, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे, सुना भी होगा आपने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले रफ क्यों है? ग्रैन्युलर क्यों है? तो बिकॉज दे हैव अटैच्ड राइबोसोम। इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, सो दे आर कॉल्ड आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझा आपने? आरईआर एसईआर में क्या डिफरेंस हुआ? तो आरईआर में सबसे पहली बात तो सिस्टर्नी प्रोमिनेंट दिखेंगे, सिस्टर्नी का नंबर ज्यादा दिखेगा और हैविंग राइबोसोम। समझे? ठीक है, अब देखते हैं आरईआर के बारे में। ये राइबोसोम है। यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है बताइए? 70s या 80s? दोनों होता है। जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लास्टिड के अंदर कौन सा टाइप होता है? 70s। लेकिन साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है बताइए? 80s। याद आ गया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो यूकैरियोटिक सेल में है उनके अंदर होगा तो कौन सा होगा? 70s। लेकिन जो साइटोप्लाज्म में होगा वो कौन सा होगा? 80s। तो ये हो गए बात। तो कौन सा टाइप का राइबोसोम यहां दिख रहा है? 80s। 80s में दो पार्ट होते हैं, सुना होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा बताइए? 60s और 40s। जानते हैं ना? अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये जोड़ कैसे रहे, एडिटिव नहीं है। तो पढ़ेंगे, राइबोसोम का वेट कीजिए। फिर से वही बात है कि आगे आने दीजिए, बढ़ने दीजिए चैप्टर को, सब समझेंगे आप। तो बेसिकली ये समझना है, 80s कंसिस्ट ऑफ टू सबयूनिट, 60s एंड 40s। इट इज लार्जर सबयूनिट एंड 40s कॉल्ड स्मॉलर सबयूनिट। ठीक है, और राइबोसोम दिख रहा है आपको, राइबोसोम सा अटैच टू द सिस्टर्नी मेम्ब्रेन। तो चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए। चिपकाने के लिए क्या होता है? यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है राइबोफोरीन्स। क्या नाम है बोलिए? राइबोफोरीन्स। क्या सुना आपने? राइबोफोरीन्स। राइबोफोरीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन हेल्पफुल इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू द सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। सिस्टर्नल मेम्ब्रेन से राइबोसोम को अटैच होने में जो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मदद करता है, उसका नाम है राइबोफोरीन। अगेन इट मे बी ऑफ टू टाइप, राइबोफोरीन 1 एंड राइबोफोरीन 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। इसका है 65 किलो डाल्टन और ये होता है 63 किलो डाल्टन। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस ध्यान रखना है। राइबोफोरीन 1 मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे 65 किलो डाल्टन है, राइबोफोरीन 2 63 किलो डाल्टन है। बोथ आर इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू द सिस्टर्नल यूनिट बाय देयर लार्जर सबयूनिट। समझना है, राइबोसोम से अटैच करने में मदद तो करता है। तो देखिए, तो यहाँ फिगर में ये स्मॉलर सबयूनिट है, कौन सा टाइप होगा? 40s होगा। और ये कौन सा होगा? 60s होगा। तो बताइए, राइबोसोम कौन से राइबोसोमल सबयूनिट, राइबोफोरीन कौन से राइबोसोमल सबयूनिट को अटैच करने में हेल्प करेगा? तो दैट इज 60s। समझा आपने? कौन सा होगा? 60s। तो ये बात खत्म हो गई कि राइबोफोरीन की मदद से ही राइबोसोम का
larger subunit, that is 60 years, is attached to cisternal membrane, and ribosome, attached ribosome is the feature of rough endoplasmic reticulum, granular endoplasmic reticulum। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया कि सिस्टर्नी ज़्यादा होता है, और जब राइबोसोम है तो राइबोसोम का तो मेन फंक्शन समझते हैं, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो RER इज द मेन, RER या number of RER is more in the cells which are actively engaged in protein synthesis, जैसे ब्रेन सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, लिवर सेल्स भी हैं, जिनमें हमेशा लगातार अनवरत बहुत जल्दी जल्दी प्रोटीन सिंथेसिस लगातार चलता रहता है, उनमें RER का नंबर ज़्यादा होता है। क्या बोला, सुना आपने? RER का नंबर ज़्यादा होता है, SER नहीं होता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। SER होता है बट नंबर ऑफ RER इज ऑलवेज मोर देन SER, समझा आपने? तो RER के बारे में आगे बढ़ते हैं। अग्रैनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ है, राइबोसोम नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सिस्टर्नी लेस प्रोमिनेंट दिखते हैं और ट्यूब्यूल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, दूसरी बात, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉमन इन सेल्स विच आर एंगेज्ड इन लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस। लिपिड के स्टोरेज में, सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व हैं, लिपिड के, फैट के, स्टेरोल्स के स्टोरेज सिंथेसिस में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं, उनमें SER ज़्यादा होता है, मोस्टली पाया जाता है, समझा आपने? जैसे बात करते हैं गोनेडल सेल, टेस्टिस, ओवरी, सेक्स ऑर्गन हैं, उनसे जानते स्टेरॉयडल हार्मोन देते हैं, वो सेक्स हार्मोन्स देते हैं, ठीक है, तो उनमें SER का नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे बात कर एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जानते हैं 3 तरह के हार्मोन देता है, पता है ना? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, तो वहाँ भी SER का नंबर ज़्यादा होगा। फिर अगर बात करें SER का नंबर, एडिपोज टिश्यूज़ जो फैट स्टोरेज टिश्यूज़ हैं, उसमें SER का नंबर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से SER लिपिड स्टेरोल सिंथेसाइजिंग स्टोरिंग सेल्स में ज़्यादा होते हैं, और RER किस में ज़्यादा होता है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो ये बात हो गई, हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर लिए। अब आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ ER। देखिए, फंक्शंस को हमने 3 सेगमेंट में बांटा है। सबसे पहले कॉमन फंक्शन ऑफ RER एंड SER, मतलब दोनों का पर्टिकुलर फंक्शन, ये दोनों मिलकर कौन कौन से काम को करते हैं। तो सबसे पहले दे एक्ट एज एंडोस्केलेटन, दे गिव सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। तो सबसे पहले SER और RER का कॉमन फंक्शन नंबर 1 क्या होगा? दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट, एक्ट एज एंडोस्केलेटन, पहली बात। दूसरा, याद कीजिए सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने बताया था आपको कि डेस्मोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो ER का ही एक्सटेंशन है, ऐसे समझिए ना आप। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फिगर को, ध्यान दीजिए। यही ER जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यही तो आगे बढ़ जाएगा प्लांट सेल में, और ये कहलाएगा डेस्मोट्यूब्यूल। अब आया समझ में? ये दूसरा सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये देखो तो ER का ये ट्यूब्यूल क्या कहलाता है? डेस्मोट्यूब्यूल। तो क्या समझा आपने? ER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल, ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन 2 सेल, ठीक है। उसके बाद अब ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इधर के ऑर्गेनल इधर हो जाएंगे, इधर के ऑर्गेनल इधर हो जाएंगे, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनल को लोकलाइज करने का काम भी कौन करता है? ER। तो 4 मेजर कॉमन फंक्शन हो गए, देख सकते हैं। एक्ट एज एंडोस्केलेटन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंजेस मटेरियल, लोकलाइज सेल ऑर्गेनल एंड फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड और एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ RER। एक्सक्लूसिव फंक्शन RER के क्या क्या है? तो जैसा कि बताया आपको, RER का मेन फंक्शन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैच्ड राइबोसोम दे आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले तो दे आर प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सबसे मेजर फंक्शन है। तो जितने भी प्रोटीनियस हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनके फॉर्मेशन में मदद करता है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ कि 2 तरह की चीज़ें हैं। अटैच्ड राइबोसोम जो होते हैं, मतलब ER पे जो होते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, मतलब जिनको सिक्रीट किया जाएगा, सेल से बाहर भेजा जाएगा, उनके फॉर्मेशन में मेनली अटैच्ड राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हैं? तो RER इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। एक बात ये हुई, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा लाइसोसोम के बारे में, जो डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ अ सेल है, सेल का डाइजेस्टिव बॉडी है, सेल में डाइजेशन का काम करता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन तो गोल्जी करेगा, समझिए,
लेकिन लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीनेशियस एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो आरईआर करेगा। समझा आपने? मतलब फिर से ये समझिए क्या बोल रहा हूं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इज द फीचर ऑफ फंक्शन ऑफ आरईआर, समझे? ठीक है। उसके बाद आरईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के रिपेयर रीजनरेशन में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एसईआर का फॉर्मेशन भी कौन करता है? आरईआर करता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देख लिया। हाँ, और भी बातें हैं कुछ जो हम लोग देखते हैं। खासकर आरईआर के अंदर ही प्रोटीन फोल्डिंग होता है। बात को समझना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर बोले तो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, पेप्टाइड चेन, जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब इंट्रा चेन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनते हैं, तो सेकेंडरी। और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में जानते हैं वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स आर फाउंड विद इन सेम पेप्टाइड चेन, दैट इज टर्शियरी प्रोटीन, है ना। और क्वाटरनरी में जब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, तो क्वाटरनरी। तो जो प्रोटीन का कन्फिग्रेशन है, वो स्ट्रक्चर है, वो सेल के अंदर कहाँ दिया जाता है? तो मेनली इनसाइड ल्यूमेन ऑफ ईआर। याद रहेगा कहाँ पे? ल्यूमेन ऑफ ईआर इज द साइट फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। याद हुआ? ठीक। तो प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, क्योंकि सेल में अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो तब भी प्रोटीन डीनेचर ना हो, तो उन ग्रुप ऑफ प्रोटीन को जो हाई टेम्परेचर पर भी प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। क्या बोलते हैं उनको? हीट शॉक प्रोटीन, एचएसपी बोलते हैं। ठीक है, समझा? क्या समझा? फिर से सुनिए। ईआर के ल्यूमेन के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। प्रोटीन का फोल्डिंग ज़रूरी है टू गिव फंक्शनल एबिलिटी टू प्रोटीन, तभी वो प्रोटीन पर्टिकुलर काम कर पाएगा। ठीक है। अब फोल्डिंग के दौरान टेम्परेचर से ये प्रोटीन डीनेचर ना हो, इससे प्रोटेक्ट और असिस्ट करने के लिए होते हैं हीट शॉक प्रोटीन। कहाँ पे होते हैं? ल्यूमेन ऑफ ईआर। ठीक है। इनको कलेक्टिवली एचएसपी बोलते हैं और दो मेन टाइप के डिस्कवर्ड है। बहुत सारे टाइप है, दो मेन टाइप हैं। एचएसपी 70 किलो डाल्टन का, जिसको चैपरोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैपरोन्स। और दूसरा है एचएसपी 60, जिसको बोलते हैं चैपरोनिल्स, 60 किलो डाल्टन। तो दे आर मतलब हीट शॉक प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग इनसाइड ल्यूमेन ऑफ ईआर। ठीक है। अब प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान समझना है कि दो पेप्टाइड चेन के बीच में, विद इन चेन भी, इन बिटवीन चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। जानते हैं ना कि सिस्टीन, सिस्टाइन, समझ रहे हैं? पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूलर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? तो ईआर के ल्यूमेन में होता है। समझ रहे हैं? फॉस्फो डाइसल्फाइड एस्टरेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में मदद करता है। समझ रहे हैं? तो वो कहाँ होता है? ईआर के ल्यूमेन में। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ईआर, आरईआर खासकर आरईआर प्रोटीन की फोल्डिंग में इन्वॉल्व है। उसके अंदर ये सारी बातें होती है जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, मोरलेस सारी बातें बोल दी हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, आरईआर जो भी प्रोटीन बनाता है, फर्दर इट में ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी बॉडी, वेयर गोल्जी मॉडिफाइज प्रोटीन एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द डेस्टाइन्ड प्लस, जो भी जहाँ भेजना है वहाँ पे भेज देगा। तो मतलब ईआर का एक ये भी फंक्शन है, आरईआर का, प्रोटीन बनाना है और कहाँ भेज देना है? गोल्जी को भेज देना है। लेट्स कम टू द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एसईआर। एसईआर के एक्सक्लूसिव फंक्शन को देखते हैं। जैसा कि समझा हम लोगों ने, एसईआर स्मूथ इन प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे तो राइबोसोम है नहीं, तो इसका मेन फंक्शन जैसे बताया था कि लिपिड स्टेरोल सिंथेसिस में, स्टोरेज में है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। समझना है, ध्यान रखना है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। तो समझना है, एसईआर इज इन्वॉल्व इन बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। समझा आपने? तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है एसईआर। और जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, उन एसईआर के लिए एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसोम्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसोम्स। याद रहेगा, ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड एसईआर। समझा आपने? इनसाइड विच क्या होता है बताइए जल्दी? उसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है और सिंथेसिस भी होता है, मतलब एनाबॉलिज्म भी होता है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा एसईआर का फंक्शन है, ये माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरे छोटे सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली बात करें तो स्फेरोसोम और ग्लाइकोजिसोम है।
क्या हैं, तो वेट कीजिए, समय आने पे पढ़ेंगे। तो स्फेरोसोम ग्लाइकोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? एसईआर करता है, ठीक है। उसके बाद ये भी लिपिड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस है मेम्ब्रेन के रिपेयर रिजेनरेशन में मदद कर रहा है, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो खासकर कहाँ पे? मसल सेल्स में, कार्डियक सेल्स में एसईआर स्टोर्स कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। और जब पढ़ेंगे मसल फिजियोलॉजी तो वहाँ जानेंगे कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हैं? तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करता है कौन? एसईआर बाय स्टोरिंग कैल्शियम, ठीक है, ये भी फंक्शन है। अब एक एक्सक्लूसिव फंक्शन है जो आरईआर के पास, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये बहुत यूनिक फंक्शन है। SER is characterized by presence of an enzyme that is cytochrome P450 oxidoreductase। क्या है? cytochrome P450 oxidoreductase। सुना? This enzyme is involved in detoxification process, detoxification of xenobiotics। सुना आपने क्या बोला? कि SER में एक पर्टिकुलर एंजाइम है, क्या नाम है? cytochrome P450 oxidoreductase। इसका क्या काम है? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिन को तोड़ता है, ठीक है। और किसको तोड़ता है? ड्रग्स को तोड़ता है, जो पेस्टिसाइड आ जाते हैं बॉडी में उसको तोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। और जो भी स्ट्रेंज पार्टिकल हम लोगों के बॉडी में के जो नेटिव नहीं है, बाहर से आ गए, उनके लिए कॉमन वर्ड आता है ज़ेनोबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? ज़ेनोबायोटिक्स। ज़ेनो मतलब स्ट्रेंज, ठीक है। ज़ेनोबायोटिक्स मतलब SER is involved in detoxification of xenobiotics, ठीक है, with the help of enzyme cytochrome P450 oxidoreductase। समझा? और पर्टिकुलरली ये काम हम लोगों के बॉडी में कहाँ होता है? तो लिवर सेल में होता है, याद रहेगा। SER पर्टिकुलरली कहाँ पे ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है? तो लिवर सेल में कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मोर और लेस हम लोग ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉल स्टोर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटा सा पॉइंट है कि ऐसे तो यूजुअली हम लोग जानते हैं कि विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ऑलवेज इट कैन बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू डाइट। लेकिन थोड़ा बहुत विटामिन सी का फॉर्मेशन भी, एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मेशन भी SER करता है, ये रिपोर्टेड है, ध्यान में रखना है, एक एडिशनल पॉइंट। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज मॉडिफिकेशन डेरिवेटिव्स ऑफ ER। मॉडिफिकेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ ER मतलब ER से क्या क्या चीज़ें ER से रिलेटेड हैं या ER के ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको क्या दिख रहा है बताइए? सबसे पहले नंबर पे है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोड्स मतलब फ्लैश। मसल्स में बताया, अभी हम लोगों ने बात किया था, बस वही रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं। कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल समझते हैं ना, वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स, उन्हीं को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, समझे? तो स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में कुछ SER बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोक्रिएटिन। जानते हैं वहां पे एनर्जी देने के लिए होता है, ठीक है, पढ़े होंगे आप या जानेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। तो क्या बोला? स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, समझा, स्पेशलाइज्ड SER होता है। दे आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। खत्म हो गया, समझा आपने? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ बताइए? SER डिराइव्ड हुआ, RER डिराइव्ड हुआ, SER डिराइव्ड, काम खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, T ट्यूब्यूल्स। ये भी आप पढ़ेंगे जब मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे T ट्यूब्यूल्स। T स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स। दीज आर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल derived from SER। again T tubules are SER derived, याद रहेगा, SER derived, and it transmits stimulus to the cell during muscle contraction। muscle contraction के दौरान ये स्टिमुलस ट्रांसफर में मदद करता है, ये भी SER का ही मॉडिफिकेशन है, T tubules। चलिए ठीक है, थर्ड बढ़ते हैं, माइलोइड बॉडी। ये बड़ा यूनिक है। माइलोइड बॉडी हर जगह नहीं पाए जाते हैं, खासकर आई में, रेटिना में। पिगमेंट के ट्रांसलोकेशन में गोल्जी का वेसाइकल है, उसके लिए वर्ड क्या आता है बताइए जल्दी से? माइलोइड बॉडी। समझा आपने? व्हाट आर माइलोइड बॉडीज? माइलोइड बॉडीज आर मॉडिफाइड SER रिप्रेजेंटेड बाय वेसाइकल ओनली, टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पिगमेंट। समझा आपने? तो 3 SER डेरिवेशन पढ़ लिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, T ट्यूब्यूल्स, माइलोइड बॉडी, और एक बोला था, याद कीजिए, ग्लाइकोसोम भी पढ़ा है।
ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म SCR का। ठीक है, तो ये 3 हो गए मॉडिफिकेशन। 2 और है यहाँ पे, देखते हैं। अगला है निजल्स ग्रैन्यूल, जो रिसेंटली अभी PMT एग्जाम में कुछ दिन पहले है। निजल्स ग्रैन्यूल ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसको ट्रेगोइड बॉडी भी बोलते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल और ट्रेगोइड बॉडी इज द फीचर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन नर्व सेल का ये फीचर है ना। और निजल ग्रेन्यूल बेसिकली होता क्या है, तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है। बेसिकली ये ER और RER का ही डेरिवेशन है। याद रहेगा कि निजल ग्रेन्यूल किसका डेरिवेशन है, RER डिराइव्ड है। पहले वाले तीनों क्या थे, SCR डिराइव्ड थे, और निजल ग्रेन्यूल क्या है, RER डिराइव्ड है। समझे, कहां पे, न्यूरॉन का फीचर है। इसी को इर्गेस्टोप्लाज्म भी बोला है गार्नियर ने। गार्नियर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने निजल ग्रेन्यूल के लिए एक वर्ड यूज किया था, इर्गेस्टोप्लाज्म, बट निजल ग्रेन्यूल और ट्रेगोइड बॉडी इज मोर कॉमन। समझ रहे हैं, तो RER डिराइव्ड। लास्ट है माइक्रोजोम। कुछ बुक या साइंटिस्ट बोलते हैं माइक्रोजोम्स आर सिंपली वेसाइकल ऑफ ER के वेसाइकल को माइक्रोजोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है। बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बुक या फिर क्वेश्चन सीरीज में, टेस्ट सीरीज में जो आएगा वो क्या है, व्हाट आर माइक्रोजोम्स। तो व्हेन वी फ्रैक्शनेट और डिस्ट्रॉय अ सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, सेलर फ्रैक्शनेशन कर दें, देन वी गेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनल। मिलेगा या नहीं, सेल को तोड़ेंगे तो ऑर्गेनल के पार्ट मिलेंगे। देन फ्रैगमेंट ऑफ RER, समझा, फ्रैगमेंट ऑफ RER इज कॉल्ड माइक्रोजोम। समझे, RER के फ्रैगमेंट को, टुकड़े को ही माइक्रोजोम बोलते हैं, विच इज नॉट द ऑर्गेनल, नॉट फाउंड इन लिविंग सिस्टम। बेसिकली इट इज एन आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब ये आर्टिफिशियल बना हुआ स्ट्रक्चर है। समझा आपने, माइक्रोजोम क्या है, आर्टिफैक्ट है, मतलब ये नेचुरली नहीं पाया जाता, लेकिन हाँ, सेल को तोड़ा जाए तो RER के फ्रैगमेंट को माइक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक चीज और रिमार्केबल था जो मैं बोलना भूल गया, कि ऐसे तो ER में 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या बताइए, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसाइकल, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कंपोनेंट से ER रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर स्पर्मेटोसाइट के बारे में बात करें, स्पर्म में बात करें, तो ER इज रिप्रेजेंटेड बाय वेसाइकल ओनली। याद रहेगा, स्पर्म में ER में 3 कंपोनेंट नहीं होते हैं। इनसाइड स्पर्म स्पर्मेटोसाइट ER इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलिए क्या, वेसाइकल ओनली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ER को कंक्लूड कर रहे हैं। 1-2 पॉइंट और लिखा है, आप देख सकते हैं। ER का मार्कर एंजाइम पहचान क्या है, ढेर सारे एंजाइम होते हैं इसमें, लेकिन जो मार्कर एंजाइम है वो कहलाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। याद रहेगा, ER का मार्कर एंजाइम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की, तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन तो होता है ER में, सुना आपने। एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन पे शुगर को ऐड किया जाता है। प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ शुगर टू प्रोटीन फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। समझा आपने, नहीं समझे ना। प्रोटीन पे जब शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, तो क्या बनेगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा ना। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोसाइलेशन, विच इज द फीचर ऑफ गोल्जी बॉडी। जो कौन करता है, गोल्जी। मेन कौन करता है, गोल्जी। लेकिन गोल्जी के अलावे एडिशनली कौन करता है, तो ER भी करता है। तो याद रहेगा कि ग्लाइकोसाइलेशन इज द मेन फीचर ऑफ गोल्जी। लेकिन अगर गोल्जी ऑप्शन में ना रहे तो ग्लाइकोसाइलेशन इज द फीचर ऑफ, क्या लगाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया समझ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम लोगों ने बात कर ली है, सेक्रेटरी प्रोटीन। तो ये सब ऑलमोस्ट ER से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है, और होपफुली आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। यही वेसाइकल गोल्जी को जाएगा, बाहर भी जाएगा, ये सारी बातें हैं। तो ओवरऑल हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, ये राइबोफ्लोरिन बताइए तो 70S को जोड़ेगा, तो कभी नहीं, 70S तो फ्री साइटोप्लाज्म में होगा ही नहीं, तो 80S को जोड़ेगा, और 80S के किसके, तो लार्जर सबनेट 60S को जोड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। मार्कर एंजाइम, नेजल ग्रेन्यूल, टीट्यूब्यूल्स, ठीक है, HSP एक्सक्लूसिव ER, ठीक है। तो यहीं तक है आज का लेक्चर। तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेकंड मेंबर के साथ। वो मेंबर कौन है बताइए, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद।